तो कैसे आप लोग। आज की इस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 3 है और ये अंतिम लेक्चर भी हो सकता है शायद। कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में सारा एंड कर दें इस चैप्टर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जहाँ से शुरुआत थी पिछले क्लास में पढ़े थे वहीं से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पीएच मान हम लोगों ने बहुत अच्छे से उस दिन समझे थे दूसरे लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में। इसके मुख्य महत्व निम्नलिखित हैं। पीएच मान के बारे में हम कुछ जानते हैं, तो चलिए पीएच मान के कुछ जानते हैं। पहला क्या है, पाचन तंत्र में पीएच का कामदल। पाचन तंत्र में पीएच का कामदल क्या है, तो मनुष्य के पेट में HCl अम्ल बनते हैं। मनुष्य के पेट में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल बनता है, HCl, जो भोजन के पचने में सहायक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। HCl का पीएच मान, हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। दूसरा क्या है, पीएच दांतों पर प्रभाव क्या पड़ता है। जब मनुष्य के मुंह के अंदर का पीएच कितना होता है, 5.5 से को जाता है, तब दांत के एनामेल परत क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसमें दांत की चमक फीकी पड़ जाती है। मुंह के अंदर का पीएच मान 5.5 होता है। कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक है, अगला, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। तो शारीरिक परिश्रम करने में लैक्टिक अम्ल बनता है। शारीरिक परिश्रम करने में, जैसे में आप लोग कोई एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमारे शरीर में देखेंगे कि लैक्टिक अम्ल बनेगा। कौन सा अम्ल बनेगा हमारे शरीर में, लैक्टिक अम्ल बनेगा, जो शरीर के मांसपेशियों में दर्द और करापन ला देता है। जैसे आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो आप बॉलिंग कराते होंगे तो आपके शरीर में थकावट ज़्यादा आ जाती है और दर्द और करापन होती है। वो किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, चौथा, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करना। कैसे करते हैं, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बे को दूर करना। तांबे के बर्तन पर कॉपर ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए नींबू का रस, सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिससे बर्तन से दाग निकल जाते हैं। दाग धब्बे जो भी होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ चौथा हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा पांचवा, मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच 7 होता है। मिट्टी का पीएच 7 होता है, जिससे फसल का पैदावार अच्छा होता है। मिट्टी के अत्यधिक अम्ल या क्षारीय होने पौधे का वृद्धि बाधित हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, पीएच और जलीय जीव। जल का पीएच मान लगभग 7 रहने पर मछलियां रहते हैं। जल का पीएच मान लगभग 7 रहने पर मछलियां तथा अन्य जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं। आपको एक बात पता होगी कि उदासीन मिनरल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो अगर जल का पीएच मान 7 हो जाए तो उसमें मछलियां नॉर्मल रहती है, सुरक्षित रहती है। अम्ल वर्षा के कारण जब तालाब का पीएच मान कम हो जाता है तो जलीय जीव संकट में पड़ जाते हैं। अम्ल वर्षा कब होती है, जब बारिश का मौसम में पहली बार बारिश हो। अगर पहली बार बारिश हो तो फर्स्ट बारिश में जो बूंदे गिरते हैं उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। इसका पीएच मान हमारा, मैंने बताया था 5.6 होता है पिछले क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा इसका पीएच मान। तो ये 7 से कम है, इसलिए इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ, लवण। कौन सा टॉपिक, लवण। इसको आप लोग VBI कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लवण। अम्लों तथा क्षारकों की अभिक्रिया से बनने वाले मुख्य पदार्थ लवण कहलाते हैं। इसे अभिक्रिया में जल का भी निर्माण होता है। जैसे में एग्जांपल्स देख लीजिए, अम्ल प्लस क्षारक मिलकर लवण बनाता ही है, लेकिन जल का भी उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका समीकरण भी याद रखना बहुत जरूरी है। HCl प्लस NaOH रिएक्शन NaCl प्लस H2O। ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स H2SO4 NaOH रिएक्शन NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है,
तो यहाँ पे ये साथ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे है लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। दोस्तों लवण क्या है आपको पता है? लवण है नमक। नमक को लोग लवण कहते हैं साइंस की भाषा में, नमक को, ठीक है। तो सामान्य लवण के 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्ग में सामान्यतः। तो फर्स्ट क्या है? सामान्य लवण, सेकंड अम्लीय लवण, थर्ड क्षारीय लवण। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, ठीक है। सामान्य लवण किसे कहते हैं? वैसे लवण जो अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। इसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड मूलक नहीं है, जैसे में NaCl, KCl, Na2SO4, KNO3। इसका एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है कि लवण के 3 उदाहरण दे। 3 उदाहरण कौन कौन हो गया? NaCl, और क्या है? KCl, और क्या है? Na2SO4, ठीक है। ये 3 उदाहरण एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है इसको बहुत। चलिए नेक्स्ट है क्या? अम्लीय लवण। सेकेंड है अम्लीय लवण। वैसे लवण जो किसी क्षारक द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। मतलब जो किसी क्षारक के द्वारा बनता है उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे में H2SO4, NaOH, NaSO4 प्लस H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्षारीय लवण, क्षारीय अम्ल। सॉरी, क्षार यहाँ पे अम्ल नहीं होगा, यहाँ पे एक गलती हो गया है। यहाँ पे आप लवण लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? यहाँ पे होगा लवण, ठीक है, क्षारीय लवण। वैसे लवण जो क्षारक के अपूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। इनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड मूलक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण किसे कहते हैं? मिक्स्ड साल्ट। तो मिश्रित लवण किसको बोलते हैं? तो चलिए जानते हैं। ऐसे लवण जिनमें 2 भिन्न अम्लीय या क्षारीय मूलक हो मिश्रित लवण कहलाता है। मतलब 2 भिन्न अम्लीय या क्षारीय मूलक हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा और शुरू होता है जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, जो कि हमारा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाना भी अनिवार्य है। ये क्वेश्चन कि पूछेगा कैसे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम बतावे, ऐसा पूछेगा। तो आपको क्या बताना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, ठीक है। और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नाम है कास्टिक सोडा। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा जरूरी इसका उपयोग आप लोग याद रखेंगे तो बाकी आधा काम तो आपका हो ही जाएगा। तो उपयोग बहुत ज़्यादा पूछता है, चलिए इसका उपयोग जानते हैं। पहला उपयोग क्या है कास्टिक सोडा का? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। पहला उपयोग है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा है धातु से ग्रीस आदि तैलीय पदार्थ को हटाने में। तीसरा है कागज और कृत्रिम फाइबर के निर्माण में। चौथा है पोटेशियम के शोधन में। पांचवा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। 5 तक में से आप कम से कम 3 को तो याद रखना अनिवार्य है। 3 को याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। अब हाइड्रोजन गैस के उपयोग के बारे में जानते हैं। पहला ईंधन के रूप में। दूसरा हैबर विधि द्वारा अमोनिया NH3 के निर्माण में। तीसरा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण पर उन्हें वनस्पति घी डालडा में परिणत करने में, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में। सेकेंड है रोगाणुनाशक के रूप में, मतलब ये रोग को नाश करता है। कपड़ों एवं कागज के विरंजित करने में, ठीक है, विरंजन चूर्ण बनाने में। 5वां PVC, CFC आदि बहुलक तथा कीटाणुओं को ये के उत्पादन में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है धोबिन सोडा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा, धोबिन सोडा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, साधारण नाम है धोने का सोडा या धोबन सोडा या वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो चलिए इसके निर्माण के बारे में जानते हैं। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा अमोनिया गैस NH3 से सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देखिए NHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। 2NHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO, ठीक है। अब इसका उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका उपयोग को भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे उपयोग को देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब इसके यहाँ पे धोबिन सोडा का उपयोग है कपड़ा धोने में। पहला क्या है, कपड़ा धोने में। दूसरा पार्ट प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। तीसरा कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उत्पादन में। चौथा जल के अस्थायी खरापन दूर करने में। पांचवा NaOH और बोरैक्स के उत्पादन में, ठीक है। छठा है घरों के साफ सफाई में। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने का सोडा जिसे बोलते हैं। रासायनिक सूत्र है इसका NaOH CO3, रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरा नाम है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बोल सकते हैं। साधारण नाम इसका है खाने का सोडा। ये सोडा कहाँ इस्तेमाल होता है पता है आपको, ये जब भी आपके गांव में कहीं अगर भोज हो रहा है तो उसमें बुनिया उनिया तो बनता होगा, जलेबी उलेबी, तो उसमें ये सोडा मिलाया जाता है। ये सोडा उसको एकदम ताज़ा कर देता है, मतलब फुला देता है बैलून की तरह, समझ गए। तो चलिए समझते हैं इसके निर्माण। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा अमोनिया गैस से संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, रिएक्शन NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है। चलिए सोडा का उपयोग है। तो पहला उपयोग हमारा क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा है पाव रोटी या केक फुलाने में। मैंने क्या बोला था, गुब्बारे की तरह ये फुलाता है ये सोडा, ठीक है। खास्ता, पकौड़ा, पुआ आदि बनाने में, ठीक है। चौथा है पेट की अम्लता को कम करने में बेकिंग सोडा का उपयोग एंटासिड में के रूप में किया जाता है। एंटासिड ये मेन टॉपिक है, ठीक है। पाँचवा इसका उपयोग अग्निशामक सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी होता है। इसका उपयोग कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योगों में महत्वपूर्ण रसायन के रूप में भी होता है, ठीक है। पाँचवा बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, क्या है ये देखिए, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, खाने के सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। ये मेन है, इसको आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर याद करिए। चलिए अगला टॉपिक है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक सूत्र CaOCl2, ये आपको याद रखना है। ये तो बहुत हार्ड है, ये नहीं याद हो पाएगा, ये याद करना है, ये वाला आप लोगों को याद कर लेना है। CaOCl2 रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सक्लोरस क्लोराइड, साधारण नाम है विरंजक चूर्ण, विख्यात नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो चलिए इसके निर्माण को समझते हैं। शुष्क बूझे हुए चूना, भाखड़ा चूना, CaOH का होल ट्वाइस। चूना का सूत्र तो आपको पता ही है, भाखड़ा चूना का सूत्र को गर्म करने पर उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। मतलब कहना क्या चाहता है कि अगर भाखड़ा चूना को गर्म करेंगे, केरोसिन गैस प्रवाहित करने पर उस पर गर्म करके केरोसिन गैस डालेंगे तो विरंजक चूर्ण हमारा तैयार हो जाएगा।
देखिए समीकरण से समझिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 रिएक्शन CaOCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। ठीक है, इसके उपयोग को समझते हैं। पहला उपयोग है कीटनाशक दवाइयों के रूप में, कागज और कपड़ों के विरंजित करने में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में होता है, फैक्ट्रियों में उपचायक के रूप में, लकड़ियों को साफ करने में, क्लोरीन के उत्पादन में। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का एंड टॉपिक, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, निर्माण को समझिए। निर्माण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम, यहाँ पे एक और सूत्र तैयार हो गया। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र पूछे कोई तो क्या होगा जिप्सम का सूत्र? CaSO4 × 2H2O को 373 केल्विन में गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल CaSO4 × 2H2O, इसको गर्म करेंगे तो CaSO4 × ½ H2O निकलेगा। ठीक है, इसका उपयोग को भी समझेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग क्या है? इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग खिलौना बनाने में होता है। इसका उपयोग सजावट के सामान में होता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। चौक या खल्ली बनाने में होता है। आभूषणों की सतहों को चिकना बनाने में, दीवारों को चिकना और नक्शा सीधार करने में। और यहाँ पे हमारा चैप्टर द एंड हो गया। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? बहुत इजी चैप्टर है। आप ये लेक्चर देखने से पहले पिछले 2 लेक्चर जरूर देखें। और एक क्वेश्चन है कि CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो हमने अभी पढ़ाया है, उसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त होता है। यह हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 3 था, ये समाप्त हो गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाय।